हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश बिश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। आज के इस लेक्चर का जो विषय है हमारा वो है पाइप फ्लो, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे साइफन और जो पावर ट्रांसमिशन होता है किसी भी पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो के द्वारा, उसके बारे में, और वाटर हैमर क्या है वो हम आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं साइफन की। कि साइफन क्या होता है। एक लंबा पाइप होता है जो कनेक्ट करता है एक हायर लेवल के रिजर्वोयर को लोअर लेवल के रिजर्वोयर से, जो इन दोनों रिजर्वोयर के अंदर पानी को सप्लाई करता है। और ये जो दोनों रिजर्वोयर होते हैं वो किसी हिल के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। ये जो राइजिंग सेक्शन है हमारे साइफन का उसको हम कहते हैं इनलेट सेक्शन। सेकंड सेक्शन है हमारा, उसको हम कहते हैं आउटलेट सेक्शन, जो कि कनेक्ट करता है हमारे समिट पॉइंट को डाउनस्ट्रीम रिजर्वोयर से। समिट पॉइंट वो होता है हमारे साइफन के अंदर जहां पे हमारा जो प्रेशर जो होता है वो मिनिमम होता है। ये हमारे साइफन का हाईएस्ट पॉइंट होता है। हमारे साइफन की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम इसमें जो अदर माइनर लॉसेस जो हैं हम उनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हम कहते हैं जो हमारे साइफन की जो लेंथ है दोनों रिजर्वोयर को स्ट्रेट कनेक्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो होती है। तो जब हम हमारे साइफन सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो उसी प्रकार ड्रॉ करेंगे जो हम नॉर्मल पाइप के लिए ड्रॉ करते हैं। हम देखते हैं पाइप का वो सेक्शन जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से नीचे है, उसमें प्रेशर जो होता है वो अबाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर का जो पाइप का सेक्शन है उसके अंदर जो प्रेशर होता है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जो हमारा जो समिट पॉइंट है वो मैक्सिमम हाइट पे होता है, उस पे जो प्रेशर है हमारा वो मिनिमम होता है। अब यदि हम कहें जो हमारे समिट पॉइंट और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है उन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारे समिट पॉइंट पे जो प्रेशर है वो और कम होता जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम कहते हैं -10.3 मीटर ऑफ वाटर, जो कि हमारा वैक्यूम प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। क्योंकि हमें पता है जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम के इक्वल होता है। लेकिन जो हाइट है हमारी -10.3 मीटर वो एब्सोल्यूट वैक्यूम के रिगार्डिंग है। लेकिन हम कहते हैं इन रियल प्रैक्टिस जब फ्लूइड फ्लो होगा पाइप से कोई ना कोई फ्रिक्शनल हेड लॉसेस वगैरह होंगे। इसके कारण हम कहते हैं जो हमारे समिट पॉइंट पे जो प्रेशर है वो होना चाहिए 2.7 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट या 7.6 मीटर ऑफ वाटर वैक्यूम के बराबर। उससे यदि हमारा प्रेशर कम रहेगा समिट पॉइंट पे तो हम कहते हैं जो फ्लूइड का फ्लो है वो रुक जाएगा, या जो कहेंगे जो कंटिन्यूटी जो है फ्लूइड फ्लो की वो ब्रेक हो जाएगी। जिससे क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड के अंदर जो भी गैसेज होएगी वो फ्लूइड से एस्केप आउट होके समिट पॉइंट पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो साइफन है उसका जो कोई भी सेक्शन उसकी मैक्सिमम हाइट जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से 7.6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा होती है तो हमारा जो फ्लो है वो रुक जाएगा। और हम कहते हैं जो हमारे समिट पॉइंट पे जो प्रेशर है वो मिनिमम होना चाहिए। इसलिए जो इनलेट लैग जो है हमारे पाइप की उसकी लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये लेंथ जितनी कम होएगी उतना ही हमारे फ्रिक्शनल लॉसेस कम होएंगे। यदि ये लेंथ ज्यादा हुई तो उतना ही फ्रिक्शनल लॉसेस ज्यादा होएंगे और हमारा जो समिट पॉइंट पे जो प्रेशर है वो उतना ही कम हो जाएगा। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो साइफन है वो लेंथ में रन कर रहा है, तो हमारा जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है उन दोनों के बीच में हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जिससे हम पाइप के अंदर होने वाले हेड लॉस को फाइंड आउट कर लेंगे और पाइप से जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है उसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो प्रेशर है हमारा 2.7 मीटर ऑफ वाटर से कम नहीं होना चाहिए जो एब्सोल्यूट प्रेशर है। यदि ऐसा हुआ तो जो डिजोल्व एयर या कोई गैसेस वगैरह है वो एस्केप आउट होना स्टार्ट कर देगी पानी से और कलेक्ट हो जाएगी कहाँ पे, हमारे समिट पॉइंट पे, जिसके कारण हमारा फ्लो जो है वो
रुक जाएगा। साइफन के वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें तो हम कहते हैं साइफन के अंदर हम नेगेटिव या वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे हमारा जो पानी है रिजर्वोयर से साइफन के अंदर चला जाए। द फ्लो थ्रू द साइफन देन रिमेन कंटिन्यूअस टिल प्रेशर इन साइफन पाइप रिमेन नेगेटिव बट लेस देन सेपरेशन प्रेशर। कि जो प्रेशर जो है हमारा साइफन के अंदर वो नेगेटिव तो रहना ही चाहिए लेकिन सेपरेशन प्रेशर से कम रहना चाहिए। यदि हमारा प्रेशर सेपरेशन वैल्यू तक पहुंच गया तो हमारा फ्लूइड फ्लो जो है वो रुक जाएगा। एट समिट वी फाइंड मिनिमम प्रेशर, जैसा कि हमने बात की समिट पॉइंट पे प्रेशर जो है वो मिनिमम होता है। वेलोसिटी और डिस्चार्ज थ्रू साइफन कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो कि हमने अभी बात की है इसकी। तो जब हमने पॉइंट ए और बी पे जब हम बर्नौली अप्लाई करेंगे इक्वेशन तो हमारे पास जो हेड लॉसेस हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर हमारी जो वेलोसिटी हेड है वी ए स्क्वायर अपॉन में 2g और वी बी स्क्वायर अपॉन में 2g वो नेग्लेक्टेड रहेंगे क्योंकि जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे हम कहते हैं वेलोसिटी हमारी नेग्लिजिबल है। जो साइफन जो होता है वो किस केसेस में हम यूज लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। टू टेक आउट वाटर फ्रॉम वन रिजर्वोयर टू अनदर रिजर्वोयर सेपरेटेड बाय ए हिल और रिज, कि कोई दो रिजर्वोयर किसी हिल से सेपरेटेड हैं तब हम साइफन को यूज लेते हैं। टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम ए चैनल विदाउट एनी आउटलेट, यदि कोई चैनल सेक्शन है उसके अंदर कोई आउटलेट नहीं है और उसके अंदर से हमें पानी बाहर निकालना है तो हम साइफन को यूज लेते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है कि हम घर में एक बकेट के अंदर पानी भर के रखें और एक जो हमारा पाइप आता है उससे हम पानी को खींचे और उसको जब हम छोड़ें तो हम देखेंगे पानी जो है बकेट के ऊपर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक साइफन एक्शन है। नेक्स्ट है इसका टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम ए टैंक विच डज नॉट हैव एनी आउटलेट। साइफन के थ्रू हम किसी टैंक से भी पानी को बाहर निकाल सकते हैं जिसके लिए हमने आउटलेट प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस थी हमारे साइफन की। अब हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। यदि किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उससे हम पावर को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप is commonly used to convey water from a higher level reservoir to turbine house and in operation of hydraulic equipment such as hydraulic press, क्रैंक जैक एक्सेट्रा। हम एक पाइप अप्लाई करते हैं एक रिजर्वोयर क्रिएट करके नीचे जब टरबाइन सेक्शन के बीच में, तो वो जो फ्लूइड उसके पाइप के अंदर फ्लो होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक ही पावर जनरेट हो जाती है जो उस टरबाइन को चलाने के काम आती है। तो इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज यही है कि जो टरबाइन होता है उसको चलाने के लिए जो हाइड्रोलिक पावर है उसके लिए हम किसी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, वो फ्लूइड को हम पाइप के अंदर फ्लो करवा के भी ऑब्टेन कर सकते हैं। द पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एंड टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ पाइप। जो पावर ट्रांसमिट हो रही है पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके द्वारा वो डिपेंड करती है जो हमारा फ्लूइड का जो यूनिट वेट है उसके ऊपर, और जो नीचे लोअर एंड पे जो टरबाइन लग रहा है वो, और जो हमारा जो रिजर्वोयर है उस पे जहां पाइप को हमने कनेक्ट कर रखा है उन दोनों के बीच का जो एलिवेशन का जो डिफरेंस है उस पे भी हमारा ये डिपेंड करता है। तो जो पावर ट्रांसमिशन है उसका हमने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, P इक्वल टू वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इनटू हेड अवेलेबल एट आउटलेट ऑफ पाइप। वेट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है हम कहते हैं एम जी, और जो हेड अवेलेबल है वो है H माइनस एच एफ। जो टोटल एलिवेशन का डिफरेंस है उसमें से पाइप फ्लो के कारण जो हमारा फ्रिक्शनल हेड लॉस हुआ है उसको हम जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास जो नेट हेड अवेलेबल होगा वो हमारा आ जाएगा। तो हमारा जो P है वो हो जाएगा रो इंटू क्यू इंटू जी एच माइनस एच एफ। रो क्यू जी वो वेट है हमारे फ्लूइड का जो पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, जहां हेड लॉस हम डिस्चार्ज की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर की। ये जो पावर आई है हमारी इसके अंदर जो वेरिएबल टर्म है वो है डिस्चार्ज Q। तो जब हम इस पावर का डिस्चार्ज Q के रेफरेंस में जब डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको हम जब इक्वल करेंगे जीरो के तो हमारे पास जो कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की वो आ जाएगी, जो हमें कहती है जो हेड लॉस जो हो रहा है हमारा फ्रिक्शन के कारण जो टोटल जो हेड है उसका h/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। किसी भी चीज की एफिशिएंसी उस चीज को डिनोट करती है कि हमने उसमें कितना इनपुट दिया और हमको कितना
आउटपुट मिला, उन दोनों का जो रेशो होता है वो हमें उस इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी को बताता है। तो जो हमारा जो आउटपुट जो है इस पाइप के थ्रू प्राप्त हुआ है और जो इनपुट है उन दोनों का जो रेशो हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी H माइनस एच एफ अपॉन में H इंटू 100। तो जब हम एच एफ की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारी H/3, तो उससे हमारे पास जो पाइप के अंदर जो पावर ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 66.67%। तो स्टूडेंट ये था हमारा पावर ट्रांसमिशन। अब हम बात करेंगे वाटर हैमर के बारे में। वाटर हैमर इन पाइप। वाटर वाइल फ्लोइंग इन पाइप poses momentum due to some velocity of वाटर। ये कह रहा है कि जब पानी फ्लो करेगा पाइप में तो उसके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम जरूर होता है। इफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज सडनली बॉट टू रेस्ट, जब हम पाइप में बहने वाले द्रव को अचानक से स्थिर अवस्था में ले आएंगे, जो वाल्व अटैच है पाइप के अंदर उसको क्लोज करके, तो वो जो मोमेंटम होगा पानी का वो सडनली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, जिसके कारण एक प्रेशर वेव जनरेट होएगी और ये हाई प्रेशर वेव जो जनरेट हुई है वो ट्रांसमिट होएगी अलोंग द पाइप। पाइप के अनुदिश वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाहित होएगी और ये जो हाई प्रेशर वेव की जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है किसके? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के, जो कि बहुत ज्यादा आवाज क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं नॉकिंग। ये जो हाई प्रेशर की जो वेव्स जनरेट हुई है उसके कारण जो नॉकिंग इफेक्ट था वो एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है जिसको कहते हैं हम हैमरिंग एक्शन, जो है पाइप की वॉल्स के ऊपर हुआ है और इसी को हम कहते हैं वाटर हैमर। हमारे जो वाटर हैमर है उसके 3 केसेस होते हैं और वो तीनों डिपेंड करते हैं किस पे? जो वॉल को क्लोज करने में जो टाइम लिया है उस पे। पहला केस वाटर हैमर व्हेन वॉल इज क्लोज ग्रेजुअली, कि हमने पाइप को स्लो धीरे धीरे बंद किया है तो उसके द्वारा क्या एक्शन होगा। सेकंड है वाटर हैमर व्हेन वॉल इज सडनली क्लोज एंड पाइप इज रिजिड, पाइप हमारा क्या है? दृढ़ है और पाइप का जो वॉल्व है उसको हमने अचानक से बंद कर दिया। तीसरा है कि हमारा पाइप क्या है? इलास्टिक है और हमने उस वॉल को सडनली बंद कर दिया है। अब हम इन तीनों केसेस को डिटेल में देखते हैं। यदि कोई हमारा पाइप है जिसकी लंबाई L है और उसके अंदर जो द्रव बह रहा है उसकी वेलोसिटी है V, तो हमने पाइप के वॉल को जब सडनली बंद कर दिया तो पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका इस वॉल से टकरा के वापस इस कंटेनर में जाने में जो टाइम है जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ वॉल, वो जो टाइम है T, वो यदि अधिक है 2 टाइम ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय C, जहां C जो है वेलोसिटी है किसकी? वेव की, तो हमारा टाइम उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे जो वॉल है वो हमारी जो कंडीशन है वो ग्रेजुअल क्लोजर की है। और यदि ये जो टाइम है वो हमारा 12 अपॉन में C से कम है तो हमारी जो कंडीशन है वो है सडन क्लोजर की। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट टाइम जो कहती है वाटर हैमर व्हेन वॉल्व इज क्लोज ग्रेजुअली। जब हम वॉल्व को बंद करेंगे तो पानी के अंदर एक रिटार्डिंग फोर्स जनरेट होएगा, जो किसके कारण होएगा? मोमेंटम चेंज के कारण, क्योंकि जब हम वॉल्व को बंद करेंगे धीरे धीरे तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके अंदर वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी लास्टली, तो जिसके कारण उसके अंदर मोमेंटम में चेंज आएगा जिसकी वैल्यू है हमारी mv माइनस 0 अपॉन में t, जो कि है रो ए एल वी अपॉन में t, जहां रो ए एल जो है हमारा मास है उस फ्लूइड का। जब हम वॉल को क्लोज करते हैं पानी के अंदर प्रेशर वेव जनरेट होती है जो कि एक प्रेशर फोर्स क्रिएट करती है, जो कि है हमारा प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब हम कहेंगे ये जो दोनों फोर्सेस जो जनरेट हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी जो कि है रो एल वी अपॉन में टी, और उसको जब हम हेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम डिवाइड कर देंगे रो जी से, जो कि है हमारा वी एल अपॉन में जी टी। तो जब हम पाइप के अंदर वॉल को ग्रेजुअली क्लोज करेंगे तो पाइप के अंदर जो प्रेशर वेव जनरेट हुई उसका जो प्रेशर है वो हमारा है वी एल अपॉन में जी टी। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर हैमर व्हेन वाल्व इज क्लोज्ड सडनली और पाइप जो है हमारा रिजिड है। जब हम पाइप के वॉल को अचानक से बंद करेंगे तो उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके अंदर कोई ना कोई हमारी काइनेटिकल एनर्जी होएगी जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर, या जिसको हम के मास को हम डिनोट कर सकते हैं रो इंटू ए इंटू
एल से। जो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है वो पाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, किसके अंदर, स्ट्रेन एनर्जी के अंदर। तो जितना हमारा काइनेटिक एनर्जी लॉस होएगा उतना का उतना हमारा स्ट्रेन एनर्जी गेन होएगा। तो हम दोनों को जब इक्वल कर देंगे उससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी P इक्वल टू V इंटू अंडर द रूट में रो के, जहां पे K क्या है, बल्क डेंसिटी है हमारे फ्लूइड की जो फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर। और हमें पता है अंडर द रूट में K डिवाइडेड बाय रो जो कि होता है C, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर आएगा वो होगा रो V इंटू C। अब हम लास्ट केस की बात करते हैं, वाटर हैमर व्हेन वॉल्व इज सडनली क्लोज्ड एंड पाइप इज इलास्टिक। तो हमें पता है जब हमारा पाइप इलास्टिक है तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होएगी जब हम सडनली क्लोज कर देंगे वॉल्व को। तो एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी हुई है पाइप मटेरियल के कारण, वो होता है 1/2 E P² D अपॉन में T इंटू AL। तो हम कहेंगे जो टोटल गेन जो हो रहा है स्ट्रेन एनर्जी का, जो किस किस के कारण है हमारा, एक जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था उसके कारण, दूसरा है हमारा पाइप के कारण, वो इक्वल है किसके, लॉस ऑफ काइनेटिकल एनर्जी के। जब हम इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी V इंटू अंडर द रूट में रो डिवाइडेड बाई 1/K प्लस D अपॉन में E T, जहां पर E है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, T जो है हमारा टाइम है क्लोजिंग का, D है हमारे पाइप का डायमीटर और K हमारा है बल्क डेंसिटी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने डिस्कस किया है साइफन एक्शन, वाटर हैमर एक्शन और पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि हमारे पाइप फ्लो के अंदर अराइज होती है। तो स्टूडेंट आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पे विराम दूंगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।